नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन है। प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका जो टेस्ट नंबर 8 है, वो आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे संबंधित इससे पहले 7 जो प्रश्न पत्र है हमारे हो चुके हैं और उससे संबंधित क्लासें भी यहाँ हो चुकी हैं। अगर आप इससे भी जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे टेक्निकल टीम से संपर्क करके आप इससे जुड़ सकते हैं। यह फर्स्ट पेपर से संबंधित। सेकंड पेपर हिंदी से संबंधित भी जो है वो भी इसी पर चालू है। उसी का भी आप यूट्यूब चैनल पर उसकी व्याख्या भी करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज से आप हमारी टेक्निक से जुड़ सकते हैं। आइए चलते हैं हम प्रश्न पत्र के पहले प्रश्न की। ठीक है, क्या कहता है हमारा पहला प्रश्न, ये देखो। पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न कथनों में से तर्कसंगत नहीं है। तर्कसंगत नहीं है, क्या नहीं है? तर्कसंगत नहीं है। ठीक है सर, कौन सा तर्कसंगत नहीं है? इगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश। मंदिर से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य में जो मंदिर बने हुए से। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में, ये क्या है? खोह का शिव मंदिर नागौद मध्य प्रदेश में। पिपरिया का विष्णु मंदिर बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है। पिपरिया का विष्णु मंदिर है वो मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है ध्यान रखना है, नचना कुठार का पार्वती जो मंदिर है, पार्वती जो मंदिर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। ये क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुछ मंदिर है महत्वपूर्ण, उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो है खो है, खो है जो है का शिव मंदिर, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर जो है, भूमरा का शिव मंदिर, ये भी आपका जो है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा एरण का जो है, एरण का जो है आपके विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर है, वो भी आपके एमपी में है। ये सारे एमपी में है, मध्य प्रदेश से संबंधित मंदिर है। इसके अलावा एक सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर है छत्तीसगढ़ में। कौन सा? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसको हमें ध्यान में रखना। क्यों रखना है? क्योंकि ये ईंटों से निर्मित है। गुप्त साम्राज्य के अधिकांश जो मंदिर है वो जो है पाषाण यानी पत्थरों से निर्मित है, लेकिन ये सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है छत्तीसगढ़ में, ये ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा एक मंदिर और है ईंटों से निर्मित, वो है आपका भीतरगांव। कौन सा? भीतरगांव, यूपी के अंदर है ये। भीतरगांव विष्णु मंदिर है और विष्णु को समर्पित है। भीतरगांव कानपुर का मंदिर है यूपी में, ये भी ईंटों से निर्मित है। दो मंदिर ईंटों से निर्मित है, भीतरगांव कानपुर का उत्तर प्रदेश और शिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़। ये दो आपको ध्यान में रखना है, जो है आपके ईंटों से निर्मित है। इसके अलावा जो आपके नचना कुठार पार्वती का मंदिर है, भूमरा का शिव मंदिर है और आपके एरण का विष्णु मंदिर है, दशा अवतार का एक मंदिर है झांसी उत्तर प्रदेश। ये भी आप ध्यान में रखना। कौन सा? दशा अवतार, दशावतार का विष्णु मंदिर, ये भी आपको ध्यान में रखना। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये कुछ मंदिरों से संबंधित थे। तो ये जो पिपरिया का विष्णु मंदिर है, ये भी महत्वपूर्ण है और ये कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है सर, आगे चलते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर भी जबलपुर में है और मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं है। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, इनके नवरत्नों में शामिल नहीं है। गुप्त साम्राज्य से संबंधित अगर बात करें तो 275 ईस्वी से लेकर 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक का जो काल है, वो गुप्त साम्राज्य का काल माना जाता है। और ये है वो जो है स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्ण काल है। गुप्त साम्राज्य स्थापत्य की दृष्टि से जो है वो आपके ये स्वर्ण काल है। ठीक है, स्वर्ण काल है। लिखने की बजाय मैं थोड़ा सा बोलने पर ज्यादा विश्वास करता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बचता है। तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का जो काल है वो गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। और जो आपके इसका जो संस्थापक है गुप्त साम्राज्य के, वो श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। अंतिम जो शासक है
वो आपके विष्णुगुप्त है, ठीक है, विष्णुगुप्त है। और जो महत्वपूर्ण प्रतापी शासक पहला है वो चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 ईस्वी से लेकर और 350 ईस्वी तक काल है। और उसके बाद जो आपके समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा था वी ए स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था, वो आपके 350 से लेके 375 ईस्वी तक जो है काल में उनका शासनकाल रहता है। उसके बाद में आपके चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका जो काल है वो 375 से लेकर और 415 तक रहता है, 415 ईस्वी तक। हालांकि यहाँ से शासनकाल से संबंधित प्रश्न नहीं आता, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान हो ताकि हम उससे संबंधित स्थापत्य की जानकारी रख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त द्वितीय है वो 375 से लेकर 415 ईस्वी तक का उनका काल है। और उसके अंदर जो है नवरत्न हुए, नवरत्न यानी 9 व्यक्ति ऐसे, ऐसे विद्वान 9 व्यक्ति जिन्होंने साहित्य की रचना की, बहुत भयंकर तरीके से साहित्य रचा। अब वो है कौन से, 9 कौन से हैं वो भी हम बात कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा देख लो आप, कालिदास, वराहमिर, वरुचि, आर्यभट्ट, इसमें से कौन नहीं है। एक बार हम बात कर लेते हैं, उनकी 9 की बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर 9 की बात करें, नवरत्नों की बात करें, तो इसमें एक तो आपके आएगा, एक तो आपके कौन सा आएगा, नवरत्नों की बात करें तो एक आएगा आपके बेताल भट्ट, कौन, बेताल भट्ट आएगा। फिर कालिदास आएंगे, कालिदास आएगा, ठीक है। फिर आपके जो है घटकरपर आ जाएगा, घटकरपर। फिर शंकु आ जाएगा, ये विद्वान के नाम है, नवरत्नों के नाम चल रहे हैं, शंकु है। फिर शपणक है, शपणक है। और फिर आपके यहाँ वरुचि आ जाएगी, वरुचि, वरुचि के बाद वराहमीर है, वराहमीर, वराहमीर है। और फिर यहाँ धन्वंतरी है, धन्यवंतरी है। और धन्यवंतरी के बाद में आपके अमर सिंह आ जाए, अमर सिंह। ये आपके 9 जो नवरत्न है, हो गए क्या पूरे, देख लेते हैं। 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 9 जो रत्न है वो कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। बेताल भट्ट है, कालिदास है, घटकरपर है, शंकु है, क्षपणक है, वरुचि है, वराहमीर है, धन्वंतरी है और अमर सिंह है, ठीक है। ये जो है आपके नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल जो है वो आपके 375 से 415 के बीच में था। ये सारे विद्वान थे और इन्होंने अलग अलग रचना भी की थी, वो आप आगे हम बात करेंगे। तो ये देखो, इसमें आर्यभट्ट का कहीं नाम आया क्या, ये 9 आपके सामने लिखे पड़े हैं, 9 जो नवरत्न है वो आपके दिमाग यहाँ लिखे पड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई भी आर्यभट्ट नहीं आया है, तो आर्यभट्ट इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, थोड़ी सी व्याख्या भी देख लो, कहीं हम भूल तो नहीं गए, कहीं ऐसा दूसरा तो नहीं लिख दिया। कालिदास है, बेताल भट्ट है, घटकरपर है, शंकु है, छप्पणक है, अमर सिंह है, धन्वंतरी है, वरुचि है, वराहमीर। पूरे ना 9, बस ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना भी, एक प्रश्न आया था इसमें से। आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न संख्या 3, 3 देखो थोड़ा लंबा है प्रश्न, देखो आराम से देखो। समुद्रगुप्त गायक व कवि था, क्या था, गायक भी था और कवि भी था, राजा तो था ही था, शासक तो था ही था, इसके साथ साथ में क्या था, गायक भी था, अच्छा गायन कर लेता था, कवि भी था, ठीक है। उसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर उसने वीणा बजाते हुए दिखाया गया। ये भी पूछा जाता है किस शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, समुद्रगुप्त। गुप्त काल में कला व साहित्य में गोपियां कृष्ण की प्रमुख अंग बनी। यहाँ गोपियां जो है कृष्ण की प्रमुख अंग बनी, ये देखिए, ये बहुत बड़ी लाइन है, महत्वपूर्ण लाइन है। गोपियां हैं वो कृष्ण की प्रमुख अंग बनी थी। कुमार देवी ने धर्मचक्र यानी जिन बिहार सारनाथ में बनाया था, ये किसने बनाया था, कुमार देवी ने, ठीक है, ये बात सही है। मृच्छकटिकम ग्रंथ है, बहुत महत्वपूर्ण है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है, मिट्टी की, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ये इसका अर्थ है। मृच्छकटिकम जो है इसका अर्थ मिट्टी की खिलौना गाड़ी, और ये रचना किसकी है, शूद्रक की है, किसकी है, शूद्रक की ये रचना है, ठीक है, हो गया ये। अब ये ग्रंथ के नायक ब्राह्मण चारुदत्त का व्यवसाय व्यापार था। अब इसमें क्या है, देखो है क्या, मृच्छकटिकम ग्रंथ का नायक है ब्राह्मण चारुदत्त। कई बार सीधा पूछ लेता है कि ब्राह्मण चारुदत्त किससे संबंधित है, तो मृच्छकटिकम से संबंधित है। इसका व्यवसाय क्या था, व्यापार था, क्या था, व्यापार था। काफी डीप प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण भी है। तो इसमें से जो कथन हमें सत्य का चुनाव करना है, और उसमें ये जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल क्या है, सही है, सारी बातें क्या है, बिल्कुल सही है।
बढ़िया प्रश्न था। सारे जो फैक्ट है वो आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रखते हैं। समुद्रगुप्त जो है कवि था, वीणा बजाते हुए इसे दिखाया गया है, बढ़िया लाइन है। गुप्त काल में कला व साहित्य में गोपिया कृष्ण की प्रमुख अंग बनी थी और कुमार देवी ने धर्म चक्र यानी जिन बिहार सारनाथ में बनाया था। ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही। और इसके अलावा मिर्च कट्टिकम का जो नायक है वो ब्राह्मण, चारुदत्त का जो व्यवसाय था वो व्यापार था। ठीक है, ये भी हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये हमारा प्रश्न होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखो, खंड खाद्यक व ब्रह्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रचना है। दोनों ही कई बार पूछी गई है। रीट के एग्जाम में देखो, फर्स्ट ग्रेड, ग्रेड सेकंड, हर एग्जाम में आती रहती है, आएगी, दोबारा भी आएगी, एक बार आई है तो दोबारा। चंद्र गोमिन क्या है? चंद्र गोमिन की चंद्र व्याकरण है। क्या है? इनकी रचना है चंद्र व्याकरण। क्या रहती है? चंद्र व्याकरण। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। कालिदास है ना, ये जो है कालिदास वो शेक्सपियर कहा जाते हैं, भारत के शेक्सपियर हैं। इन्होंने 3 महत्वपूर्ण नाटक लिखे। 3 नाटक थे इनके, बड़े नाटक थे 3। 3 नाटक कौन कौन से थे? एक तो था मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्रम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। एक इन्होंने लिखा था विक्रमो 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 उर्वंशियम, विक्रमो उर्वंशियम, ठीक है, ये नाटक था इनका। और एक नाटक और था इनका, बहुत बड़ा नाटक था, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो उर्वंशियम। ठीक है, इसके अलावा 2 रचनाएं की जो है इनकी बहुत महत्वपूर्ण थी। उनका नाम था रघुवंशम, रघुवंशम, और एक है कुमार संभव, कुमार संभव। ठीक है, ये महाकाव्य है दोनों। ये क्या है? रघुवंशम और कुमार संभव, ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है, बहुत बड़े काव्य है, महाकाव्य है। इसके अलावा 2 रचना है, ऋतु संहार। क्या? ऋतु संहार। और एक है आपके ऋतु संहार और मेघदूत, मेघदूत। ये दोनों खंड काव्य है। ये दोनों क्या है? खंड काव्य है। ये दोनों क्या है? खंड काव्य है। ठीक है, तो ये जो है इनके रचना है कालिदास की। ठीक है, शूद्रक का मृच्छकटिकम था ही था, हमने देखा ही था, शूद्रक का मृच्छकटिकम रचना थी। ब्रह्मगुप्त की ये रचना है, ब्रह्मगुप्त की खंड खाद्यम और ब्रह्म सिद्धांत है, वो आपकी किसकी है? ब्रह्मगुप्त की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इस व्याख्या भी आ गई ना। भीनमाल, ये देखो क्यों महत्वपूर्ण है। भीनमाल राजस्थान से संबंध रखते थे ब्रह्मगुप्त। वे जन्मे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये किसने बताया? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखो, प्रश्न संख्या 5 देखो आप क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखो, कुमार संभव, अभी हम बात करके आए थे, में किसके जन्म की कथा वर्णित है? कुमार संभव हमने अभी बात की थी ना, कुमार संभव और रघुवंशम। कुमार संभव, कुमार संभव और रघुवंशम, ये क्या है? ये दोनों महाकाव्य हैं। किसके? कालिदास के महाकाव्य हैं। दोनों महाकाव्य हैं। किसके भाई? कालिदास के हैं, वो महाकाव्य। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि किसकी कथा वर्णित है। इस जो है ना कुमार संभव, इसमें कथक्ष की वर्णित है, कार्तिकेय है, इक्ष्वाकु है, हरिश्चंद्र है या राजा दिलीप है। इसमें हमें ध्यान रखना है, इसके जो इनमें जो वर्णन है जन्म की जो कथा है वो आपके कार्तिकेय की है। ये है कार्तिकेय की है। किसमें? कैसे कार्तिकेय, कैसे कुमार संभव। याद रखने का थोड़ा सा तरीका। आगे बढ़ते हैं। ये देखो थोड़ी व्याख्या इसके बारे में। कार्तिकेय के जन्म का वर्णन तथा कुल 17 सर्ग है। ठीक है, कितने सर्ग है? 17। कालिदास को वी एस स्मिथ ने भारत का शेक्सपियर कहा। क्या कहा है? भारत का शेक्सपियर कहा है स्मिथ ने। और समुद्रगुप्त को इन्हीं भाई साहब ने, वी एस स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन कहा है। दोनों बातें ध्यान में रखें। जिनमें काव्य 4 व 3 नाटक संस्कृत भाषा में विदर्भी शैली में है। कौन सी शैली में है? विदर्भी शैली में जो है 4 काव्य है और 3 नाटक, यानी कुल मिलाकर 7 ग्रंथ हमें याद रखने हैं कालिदास के। कौन कौन से? एक तो देखो खंड काव्य कौन से है? 2, मेघदूत और ऋतुसार, जो हम बात करके ही आए थे। महाकाव्य कौन से? रघुवंशम और कुमार संभव, वो बात की थी। एक ये देखो, ये दिमाग से स्लिप हो गया था ना, अभिज्ञान शाकुंतलम,
ये नहीं लिखा मैंने। बाकी मालविका अग्निमित्र लिख दिया और विक्रमो उर्वश्यम दोनों ये नाटक लिख दिए। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम एक इनका बहुत ही बढ़िया और बड़ा नाटक है। तो 3 नाटक हो गए हैं, 2 महाकाव्य हो गए और 2 ही खंड काव्य। आगे बढ़ते हैं। हाथियों से संबंधित, हाथियों की चिकित्सा से संबंधित हस्त आयुर्वेद नामक ग्रंथ किसने लिखा? कौन सा ग्रंथ? हस्त आयुर्वेद। सारा ये साहित्य से संबंधित प्रश्न है। हस्त आयुर्वेद जो है वो किसने लिखा? पालकाप्य ने, धन्वंतरी ने, वररुचि ने, वररुचि ने, या फिर किसने लिखा भाई? वराहमीर ने। वराहमीर का पंच सिद्धांत है। क्या है? पंच सिद्धांत। या फिर है पंच सिद्धांत, या इनकी एक रचना है वृहत संहिता। कौन सी? वृहत संहिता, ये इनकी है वृहत संहिता। वरुचि का और धन्वंतरी की निघंटु है, निघंटु, ठीक है। और वरुचि का जो है वो है प्राकृत प्रकाश। प्राकृत प्रकाश ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। प्राकृत प्रकाश ये रचना किसकी है? वरुचि की है। पंच सिद्धांत वराहमीर का है। वृहत संहिता भी वराहमीर की है। और बच गए कौन? पालकाप्य। पालकाप्य का जो है वो हस्त आयुर्वेद है। क्या है? हस्त आयुर्वेद किसका है? पालकाप्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। प्रश्न संख्या 7 देखो। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की क्या करनी है? पहचान करनी है। सत्य कथन, किस कथन की? सत्य कथन। आगे बढ़ते हैं। कुमार गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या ये बात सही है? कुमार गुप्त के काल में सबसे ज्यादा जो है वो आपके अभिलेख प्राप्त हुए। बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे, यह कथन कामधक की नीति सार में है। कामधक एक विद्वान हुए, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा नीतिसार, और नीतिसार में ये लाइन लिख दी। कौन सी लाइन लिख दी? कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, देखो सूर्य अपनी किरणों से थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा राजा उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। ये कथन किसके जो है? पहले तो ये बात भी महत्वपूर्ण है कि ये है कहाँ? ये कामधक की नीतिसार में है। और कामधक की रचना कौन सी है? नीतिसार। और नीतिसार में जो है ये बात लिखी हुई है और ये सही है। दोनों जो तथ्य है वो बिल्कुल सही है। फाहियान ने अछूतों को चांडाल कहकर, एक फाहियान विद्वान थे, फाहियान ये गुप्त साम्राज्य में आए थे। फाहियान इन्होंने कहा भी चांडाल, किसको? अछूतों को चांडाल कहकर उन्हें नगर से बाहर रहने की बात कही। वो कहते हैं कि इनको बाहर रखा, शहर से बाहर रखा जाए, नगर से बाहर रखा जाए इनको। किनको? अछूतों को। क्या कहा? चांडाल। किसने? फाहियान। ठीक है, ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही है। अब पता नहीं क्यों कह दिया इन्होंने, ये बात सही है। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में गोपियां कृष्ण की प्रमुख अंग बनी। ये लाइन तो पिछले प्रश्न में भी आई है कि गोपियां जो है कृष्ण की प्रमुख अंग कब बनी? तो ये गुप्त साम्राज्य में बनी थी। ये चारों लाइन है। ठीक है, आगे इसके ऑप्शन भी दिए हैं, आप चिंता मत करें, ये ऑप्शन भी दिए हैं। ये देखो यहां से अब चारों लाइनें हमने पढ़ ली। कूट के माध्यम से सत्य कथन की पहचान करनी। कोई कथन सत्य नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सभी कथन सत्य नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। केवल 3 कथन सत्य है, ये भी नहीं है। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, आई बात समझे? आप कथन है वो दोबारा एक बार पढ़ लें, अच्छे कथन है। प्रश्न संख्या देखो 8। पंच सिद्धांतिका के रचयिता, साहित्य से संबंधित है और सारे प्रश्न इससे संबंधित। पंच सिद्धांतिका, अभी हमने पिछली बात की थी कि वराहमीर का एक वृहत जो है संहिता है, वृहत संहिता। एक रचना इनकी वृहत संहिता है और एक इनका पंच सिद्धांत। कौन सा? पंच सिद्धांत। ठीक है, अब इसको पंच सिद्धांत कह दो, पंच सिद्धांतिका कह दो, एक ही बात। ईश्वर कृष्णा शूद्रक का मिर्च कटिकम है। मिर्च कटिकम थाई, ये हमने देखा ही था। मिर्च कटिकम, मिर्च कटिकम का अर्थ होता है जो है मिट्टी की खिलौना गाड़ी। क्या? मिट्टी की खिलौना गाड़ी, मिट्टी की खिलौना गाड़ी, ये इसका अर्थ है भी। किसका? मिर्च कटिकम। रचना किसकी है? शूद्र की। कामधक का नीतिसार था, अभी हमने बात की थी, नीतिसार इनकी रचना थी। और नीतिसार में इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो राजा है वो प्रजा से थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। ये बात भी इसने जो है कामधक भाई साहब ने नीतिसार में कही थी। शूद्रक था। और ईश्वर कृष्णा की अलग रचना है। और वराहमीर की ये पंच सिद्धांतिका किसकी है? वराहमीर की है। चलते हैं आगे। अष्टांग हृदय की रचना कौन है? अष्टांग हृदय,
अष्टांग हृदय के रचयिता कौन है, ठीक है, रचना से संबंधित है। वराहमिहिर की फिर बात की थी हमने, पंच सिद्धांतिका बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगी पंच सिद्धांतिका, ठीक है, ये इनकी रचना है। जो है वृहत संहिता इनकी रचना है, वृहत संहिता इनकी रचना है, ठीक है सर। आगे बढ़िए, शूद्र का मृच्छकटिकम है ही है। वाघ भट्ट जो है उनकी रचना अष्टांग हृदय है। वाघ भट्ट की रचना कौन सी है, अष्टांग हृदय है। और धन्वंतरी की निघंटू है, कौन सी है, निघंटू। कुछ तो बातें हम एक प्रश्न में कर लेते हैं, आगे प्रश्न ही आ जाएगा शायद। आगे बढ़ते हैं, निघंटू के रचयिता कौन है, अभी बात की है ना निघंटू, तो जो है शूद्रक की हो गई, शूद्रक की रचना हमने देख ली, भामह अलंकार से संबंधित है। वाघ भट्ट की हमने अभी अष्टांग हृदय जो पढ़ी थी वो है, और धन्वंतरी की है निघंटू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कथन असत्य नहीं है, क्या नहीं है, असत्य नहीं है, मतलब गलत नहीं है। प्रश्न को पहले समझेंगे कि गलत नहीं है यानी असत्य नहीं है। कहने का मतलब असत्य नहीं है तो वो सारी की सारी बातें क्या है, सत्य है। फिर कहने का मतलब यही हुआ, असत्य नहीं है तो फिर सत्य है, सारी बातें क्या है, सत्य है। 1985-86 में कालीबंगा में एक संग्रहालय की स्थापना की गई। क्या की गई, संग्रहालय की स्थापना कब की गई, 85-86 में, याद रखने योग्य बात है। सोंती मृद भांडों का संबंध कालीबंगा सभ्यता से है। सोंती बीकानेर में पड़ता है और ये कालीबंगा से संबंधित है। कालीबंगा क्षेत्र बहुधान्य क्षेत्र कहलाता है। बहुधान्य क्षेत्र क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ जो है सरस्वती और घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, इस वजह से यहाँ धन धान्य क्षेत्र खूब होता है। और उस समय भी कालीबंगा में जो है जो 2 प्रकार की फसलों के जो साक्ष्य मिले हैं और जुते हुए खेत यहाँ से मिले हैं। ये घग्गर नदी के बाएं तट पर है, कालीबंगा जो है घग्गर नदी के बाएं तट पर है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक जो ये दुर्ग है ना, इसमें एक दुर्ग मिला है, जैसे ये दुर्ग है, इस दुर्ग के पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिणी के बीच में जुते हुए खेत मिले। पूर्व और दक्षिण के बीच में, ये भी ध्यान रखना है, और बाईं ओर ये भी ध्यान रखना। डॉक्टर दशरथ शर्मा कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताते हैं। ये जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताते हैं। ये भी लाइन बहुत ही बढ़िया है, सही है। कालीबंगा पूरा स्थल के दक्षिण पूर्व में जुता हुआ खेत मिला। ये लाइन पहले बता दी मैंने, लेकिन यहाँ आ भी गई है। कालीबंगा पूरा स्थल के पूर्व से जुता हुआ खेत मिला है। तो कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब सत्य है। तो सारी बातें क्या है, बिल्कुल सत्य है, अच्छी है और आने लायक है, हमें याद रखनी है। संग्रहालय कब, 86-86 में। कौन थी जो मृदभांड का संबंध कालीबंगा से, और बहुधान्य क्षेत्र तत्सम शब्द है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी का कालीबंगा, यहाँ इसमें आपको पता है, ठीक है, ये इसका उत्तर रहेगा। तो सारी बातें जो है वो इसकी सही होने वाली है, ठीक है। सारी बातें, कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, यानी कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है, इसका मतलब सारी बातें सत्य है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से फिर प्रश्न आया कालीबंगा का। देखो कालीबंगा से 2-3 प्रश्न में लगभग कवर हो जाएगा सारा। निम्न में से कालीबंगा का उत्खनन से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है भाई, उत्खनन से संबंधित नहीं है। उत्खनन का मतलब क्या है, खोदना, खुदाई। इसकी अगर बात करें कि इसकी खोज किसने की, खोज की बात करें तो फिर 1952-53 में क्या है, 1952-53 में आपके अमलानंद घोष ने इसकी क्या है, खोज की थी। ये तो खोज से संबंधित है, अमलानंद घोष ने 52-53 में खोज। इसके बाद खुदाई जो हुई वो 1961 से लेके और 1900 जो है 69 तक चली। और इसमें कौन कौन व्यक्ति थे वो देखो। एक तो थे बीके थापर, बीके थापर यानी ब्रजकिशन थापर। एक थे बीबी लाल यानी ब्रजभूषण लाल, ब्रजभूषण लाल। एक थे जेवी जोशी, ये भी नया है नाम, जेवी जोशी भी इनके साथ थे, जेवी जोशी भी इनके नाम साथ थे। और एक थे एमडी खरे, एमडी खरे, ठीक है। ये 4 आदमी आपको ध्यान में रखने हैं, बीके थापर, बीबी लाल और जेवी जोशी और एमडी खरे। तो कौन नहीं था, भंवरलाल इनके साथ में नहीं थे, भंवरलाल इनके साथ में नहीं। आगे बढ़ते, आगे देखो, राजस्थान में, राजस्थान में कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, कौन सा काल पूछा है, कौन सा काल संबंधित है। 6000 ईसा पूर्व से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है,
पहले शुरू से ही आता है कि 2500 से लेके जो 1500 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो है हमारे क्या है, आपके कालीबंगा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन की पहचान करें। ये क्या सर, आज तो असत्य ही असत्य चल रहा है। असत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। कालीबंगा को देखो, कालीबंगा से 3 प्रश्न आए हैं और लगभग ये जो है कवर हो जाए। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा जाता है। दीनहीन बस्ती क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सूखी ईंटों का प्रयोग किया जाता है। धूप में सुखाई हुई जो ईंट है, इसमें ध्यान रखो आप, धूप में सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग है, सुखाई हुई ईंटों का प्रयोग है। ठीक है, तो इसलिए ये दीनहीन बस्ती है। कच्ची ईंटों का प्रयोग है, धूप में सुखाई हुई, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया। कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तर में किया गया। ये भी लाइन बढ़िया है, पीछे एग्जाम में आई हुई है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचले नगर दोनों की चारों ओर दीवार है और दोनों दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की दीवारें हैं। कच्ची मिट्टी की दीवारें हैं, ये भी बात सही है। कालीबंगा की हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोटदीजी सभ्यता पर भी मिले हैं। कितनी बढ़िया लाइन है। कालीबंगा की हड़प्पा पूर्व की जो सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के कोटदीजी स्थान पर भी मिले हैं। अच्छी बात है। कालीबंगा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी? नहीं, अभी बताया था ना, पीछे बात भी अपने की है। तो अमलानंद घोष ने की थी। सरल सा प्रश्न था, यहाँ सरल सी जो है दे दिया आपको, इसलिए इसका जो उत्तर रहने वाला है वो कथन 5 रहने वाला है। कथन 5 रहने वाला है। कथन 5 रहे, केवल 5। असत्य कौन सा रहेगा? केवल और केवल 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान करें। निम्न कथनों पर विचार करके कौन सा कथन ढूंढना है हमें? सत्य कथन। अहाड़ सभ्यता आघाटपुर नाम से भी जानी जाती है। अहाड़ सभ्यता है वो आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है। सही है बात। अहाड़ के उत्खनन से प्राप्त लेपिस लाजुली सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत भी देती है। अब ये लेपिस लाजुली क्या है भाई? लेपिस लाजुली क्या है? लेपिस लाजुली जो है, लेपिस लाजुली क्या है? लेपिस जो लाजुली है ना, वो आपके और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। ये इस प्रकार का एक पत्थर है, नीला पत्थर है। कैसा है? नीला पत्थर है। कैसा है भाई? ये लेपिस लाजुली है और ये क्या है? एक नीला पत्थर है। क्या है? नीला पत्थर है। नीला पत्थर है। तो ये हो गया आपका लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली। ठीक है, लाजुली, ये लेपिस लाजुली। अब ये अर्ध कीमती है, बहुमी कीमती भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये मिलता कम है। क्या है? इसकी जो उपलब्धता है वो कम है, इसलिए इसकी क्या है, आपकी महत्वपूर्णता बढ़ गई। इसलिए इसकी महत्वपूर्णता बढ़ गई और हम इसको पढ़ते हैं। तो लेपिस लाजुली सामग्री बाहरी संपर्कों का संकेत भी देती है। ये सही है, ये हमारा लेपिस लाजुली। अहड़ सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। ये तो फेमस सी बात है। अहड़ सभ्यता को धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। धूलकोट और ताम्रवती नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि ताम्रवती सभ्यता की जननी, ताम्रवती, ताम्रवती सभ्यता की जननी, जननी आ जाए शब्द, तो फिर गणेश्वर है। तो क्या है? गणेश्वर है। गणेश्वर है। तो फिर क्या है? गणेश्वर है। नहीं तो ये ताम्रवती आहड़ है। ताम्रवर्ती नगरी और धूलकोट दोनों आहड़ है। आहड़ सभ्यता से मृतकों के गहनों व आभूषणों के साथ दफनाने की साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्या है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इसमें इसमें जो है उपयुक्त सभी कथन क्या है आपके? सही है। मैं प्रश्न इस प्रकार से बनाने का प्रयास रहता है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट वो है हमारे प्रश्नों के माध्यम से कवर हो और हमें नई चीजें सीखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा इसमें, सब कुछ आता रहता है एग्जाम के अंदर, चलता ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, निम्न में से कौन सा लोक देवता से पंचपीर में शामिल नहीं है? कितना सरल सा प्रश्न आ गया। पंचपीर में शामिल नहीं है, क्या नहीं है आप बताओ? पंचपीर में शामिल है जो नहीं है वो। जो पंचपीर में शामिल है नहीं है। आप सीधा सच्चाई किसी भी ट्रिक से याद रखें, कैसे भी रखें, एक बात याद जरूर रखें आप, तेजा जी है ना, वो पीर नहीं है। पीर
नहीं है। वो क्या है? वीर है। वो क्या है? वीर। धोलिया वीर है। कौन से? धोलिया वीर है। इनको धोलिया वीर कहा जाता है, वीर नहीं है, ये धोलिया वीर है। और 1073 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है, खरनाल जिला नागौर में। ठीक है। पर्वतसर नागौर में मेला भी भरता है, पशु मेला भरता है, तेजाजी से संबंधित है। और तेजाजी को जो है काला और बाला का देवता कहा जाता है। काला व बाला का देवता कहा जाता है। ठीक है। और ये जो है जाट परिवार से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये नहीं है। आगे चलते हैं। सांपों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आपको भी पता है, अभी चल रहा है सीजन सांपों के देवता। गोगा जी, बीका जी, देव जी, रामदेव जी। ऐसा नहीं है, रामदेव जी का भी चल रहा है और गोगा जी का भी चल रहा है, दोनों अभी फिलहाल में चल रहे हैं। तो जो रामदेव जी है ये पंचपीरों में शामिल है, जो गोगा जी है ये भी पंचपीरों में शामिल है। तो इन पीर है इसलिए इनको जहार पीर भी कहा जाता है। जहार पीर भी कहा जाता है। ये कहा किसने था? जहार पीर यानी जिंदा पीर। जहार पीर का मतलब क्या है? जिंदा पीर। ठीक है। जिंदा पीर कहा किसने इसे? गोगा जी ने, आपके गजनबी ने। किसने कहा? आपके गजनबी ने कहा। किसने कहा? गजनबी ने। गजनबी ने इनको क्या कह दिया? जिंदा पीर कहा था। ठीक है। तो आपके देवता के रूप में कौन है? गोगा जी। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? बढ़िया बात है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेके आया भाई? कौन लेके आया आप बताओ। ठीक है। तो मारवाड़ में जो ऊंट है वो पाबूजी, अगर बात करें तो 1239 में इनका जन्म है, ईस्वी में इनका जन्म है। और इन्हें लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। लक्ष्मण का अवतार किसको कहा जाता है? पाबूजी को कहा जाता है। ये 2016 जो है ग्रेड सेकंड में पूछा गया था। लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? पाबूजी की। गोगा जी को विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसका अवतार कहा जाता है? विष्णु का अवतार कहा जाता है। और जो इनके जो आपके अनुयायी हैं, भक्त हैं, गोगा जी के जो भक्त हैं, वो सांकल नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? सांकल नृत्य करते हैं। ठीक है। सांकल नृत्य करते हैं। पाबूजी वाले जो भक्त हैं, वो थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। ठीक है। थाली नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? थाली नृत्य करते हैं। ठीक है। ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर हो गया ना? उत्तर बता दिया क्या? मारवाड़ में सर्वप्रथम, ये तो पता ही है आपको, ऊंट लाने का जो ये हो गया। सिसोदिया। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? कुल देवी कौन है बताओ भाई? कुल देवी कौन सी है? बाण माता, बदाना माता। बदाना माता कोटा में है। बदाना माता कहाँ है? कोटा में है। और हाड़ा शासकों की कुल देवी है। हाड़ा शासकों की कुल देवी है, कुल देवी है। ठीक है। और यहाँ मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाता है। मूठ से पीड़ित लोगों का इलाज किया, मूठ से पीड़ित लोगों का क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है बदाना माता कोटा के अंदर। ठीक है। और हाड़ा शासकों की कुल देवी है। रानी सती। रानी सती का मूल नाम जो है, मूल नाम नारायणी बाई है। क्या है? नारायणी बाई है। और ये अग्रवालों की कुल देवी है। किसकी? अग्रवालों की। अग्रवालों की कुल देवी है। अग्रवालों की कुल देवी है। और ये झुंझुनू में है। इसका मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है। झुंझुनू में मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। सकराय मातर जो है, सकराय माता जो माता है वो आपके नीम का थाना में, नीम का थाना में। ठीक है। नीम का थाना में इनका स्थित मंदिर। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? बाण माता है। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? बाण माता है। लांगूरिया का संबंध किस देवी से है? लांगूरिया का संबंध किस देवी से है? तो बताओ आप। केला देवी। ठीक है। और शीतला देवी और आवड़ और दुर्गा। ठीक है। तो आवड़ जो माता है ये जैसलमेर में, जैसलमेर के जैसलमेर के जैसलमेर के भाटियों की, भाटी वंश की, भाटी वंश की क्या है? कुल देवी है। भाटी वंश की कुल देवी है। ठीक है। भाटी वंश की कुल देवी है। और जो शीतला माता है, शीतला माता है, ये जो है बच्चों की देवी कहा जाता है। बच्चों की देवी कहा जाता है इनको। बच्चों की देवी कहा जाता है। बच्चों की देवी कहा जाता है। और इनका जो है चैत्र अष्टमी को जो है
आपके शीतलाष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? शीतलाष्टमी मनाई जाती है। ठीक है। चैत्र अष्टमी को चैत्र जो है ना आपकी कृष्ण पक्ष की है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी मनाई जाती है। आवड़ जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है, दुर्गा है। तो ये जो लांगुरिया गीत है ये केला देवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? केला देवी। केला देवी को माता अंजना, माता अंजना, माता अंजना जो हनुमान जी की माता है, अंजना देवी का अवतार माना जाता है। अंजना देवी का अवतार माना जाता है, अवतार माना जाता है। ठीक है। और ये जो है कालीशील नदी के किनारे है। इनका मंदिर कहाँ है? करौली में कालीशील नदी के किनारे है। कालीशील नदी के किनारे इनका जो है मंदिर कहाँ है? करौली में है। कहाँ है? करौली में। ठीक है। कालीशील नदी के किनारे करौली में आपके केला देवी विराजमान है। अंजना देवी माता का अवतार माना जाता है। बच्चों की देवी शीतला माता है। कृष्ण चैत्र अष्टमी को जो है शीतलाष्टमी मनाई जाती है। जैसलमेर के भाटी वंश की जो कुल देवी है वो आपके आवड़ माता है। ठीक है। उत्तरी इसका केला देवी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? देखो इससे सरल क्या प्रश्न हो, वो भी ग्रेड फर्स्ट में, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो हो सकता है क्या? ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा जो है लड्डू सा प्रश्न आ गया। और इसमें राजस्थान, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? किसकी नहीं लगती भाई? किसकी नहीं लगती? ठीक है। पंजाब की तो 89 किलोमीटर लगती है ना, राजस्थान के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर जो है वो दूरी लगती है। हरियाणा 1262 किलोमीटर जो है वो सीमा बनाता है। ठीक है। सीमा बनाता है। लेकिन दिल्ली से सीमा नहीं लगती, नहीं लगती ना, दिल्ली से सीमा नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है, कितना विस्तार है? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो कितना है? कितना है भाई आप बताओ? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है? कितना है? जो ये विस्तार है वो कितना है? और जो ये विस्तार है वो कितना है? ये विस्तार बताओ आप। तो ये जो विस्तार है ना इधर वाला, ये 869 किलोमीटर। ठीक है। और ये जो है 826 किलोमीटर। ये ध्यान रखें। ठीक, कौन सा पूछा है? उत्तर से दक्षिण पूछा है, ये पूछा है 826 किलो। ऐसे प्रश्न होते सरल है लेकिन इनको थोड़ा सा पेशेंस से करना होता है, धैर्य से। कई बार फिर है ना जल्दबाजी में पूछा उत्तर दक्षिण होता है, लगा हम दूसरा देते हैं, तब थोड़ा गलत होने की संभावना। बाकी सबको याद रहता है ये प्रश्न, हर को एग्जाम में जो भी एग्जाम देने जाएगा सब करेंगे, आप भी करेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये भी फेमस सा प्रश्न है। आज सरल से प्रश्न है, ज्योग्राफी के लगभग सरल से प्रश्न दिए हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री से संबंधित ज्यादा हार्ड दे दिए। सारा कॉम्बो सा रहता है प्रश्न जो है प्रश्न पत्र में, सारे कुछ सरल कुछ हार्ड, तो उससे क्या है ठीक रहता है काम। आगे देखो। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया भाई? जॉर्ज थॉमसन ने किया, कर्नल जेम्स टोड ने किया, एस.सी. ओजा ने, वी.ए. स्मिथ ने किया। अगर बात करें हम राजस्थान शब्द की, अगर रायथान आ जाए ना, रायथान, रायथान क्या, राजपुताना, ठीक है, और ये सारी शब्द हो, तो ये सारे शब्द जो है वो कर्नल जेम्स टोड जो घोड़े वाले बाबा है, इनको घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ये सरल सी बात है, आप भी जानते हैं, घोड़े वाला बाबा इनको कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 जून को, कौन सी 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, यानी सीधा चमकता है? लंबवत चमकता है, सीधा चमकता है, कहाँ चमकता है बताओ? कर्क रेखा है, जो हमारी कर्क रेखा है वो हमारे बांसवाड़ा जिले के क्षेत्र में से गुजरती है। ठीक है। बांसवाड़ा जिले के क्षेत्र में से गुजरती है, इसलिए इसका जो क्षेत्र है वो बांसवाड़ा रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य राजस्थान की सीधा चमकता है। और तिरछा पूछे आपसे, तिरछा कहाँ है? तो गंगानगर में। तिरछा कहाँ? आगे बढ़ते हैं। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोबारा कैसे आ गया? 25। अच्छा ये प्रश्न ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा, ये है मैनेजमेंट से संबंधित। किससे संबंधित है? मैनेजमेंट से संबंधित है। पढ़ो आप, थोड़ा सा प्रश्न लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्न है।
चाहिए। देखो, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक F.W. टेलर कौन है भाई? F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्टन टेलर, उनको कहा जाता है। ठीक है, सही है ये, बिल्कुल सही है ये बात। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक वही है। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में लुई डी बैंड्रीज ने किया। ये नहीं, ये बात थोड़ी ठीक है, अच्छी है। नो, 1910 में किसने की? लुई डी बैंड्रीज ने। बैंड्रीज ने आपको वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द दे दिया। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के अनुसार यह जानने की कला कि तुम व्यक्तियों से संगठन में क्या कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, तथा ये देखना कि वे सबसे उचित व सस्ते ढंग से कार्य कैसे करते हैं, वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। टेलर द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रबंधन का उद्देश्य न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन करना। ये भी बात सही है। टेलर साहब कहते हैं कि उद्देश्य क्या होना चाहिए? न्यूनतम लागत, लागत कम से कम, उत्पादन अधिक से अधिक है। ये कौन कहते हैं? टेलर साहब। टेलर ने अपना सबसे ज्यादा ध्यान संगठन के निम्नतम स्तर, जो नीचे वाला स्तर है, उस पर केंद्रित किया। ठीक है, सारी बातें जो है सही है, सॉलिड है और आने की दृष्टि में महत्वपूर्ण भी है। कूट के माध्यम से सत्य कथन बताने हैं तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का कौन सा सिद्धांत नहीं है? टेलर जो है उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए, वैज्ञानिक सिद्धांत दिए, उनमें से कौन सा नहीं? अंगूठे के नियम के स्थान पर विज्ञान का विकास। इन्होंने कहा भी अंगूठे का नियम कौन सा होता है? अंधानुकरण। अंधानुकरण है, अंगूठा जो आप लगाते रहते हैं बिना सोचे समझे, तो अंगूठा अंधानुकरण नहीं होगा। विज्ञान का विकास जरूरी है। संघर्ष के स्थान पर मैत्री, मैत्री होनी चाहिए। संघर्ष के साथ, संघर्ष के साथ भी, संघर्ष ये कि जो प्रबंधक है और जो कर्मचारी है उनमें संघर्ष नहीं होना चाहिए कि आप जो है मैनेजमेंट प्रबंधक है वो तो ये सोचे भी कम से कम सैलरी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाए, और जो कर्मचारी है वो ये सोचे कि काम कम किया जाए और सैलरी है वो खूब मिले। वो संघर्ष नहीं होना चाहिए। जबकि मैत्री, दोनों में मैत्री। व्यक्तिवाद के स्थान पर सहकारिता, व्यक्तिवाद के सभी को, जो कमजोर है उसको साथ में लेकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए सहकारिता। ठीक है। अधिकतर, अधिकतम उत्पादन के स्थान पर सीमित उत्पादन। अरे ऐसे नहीं हो सकता भाई, अधिकतम उत्पादन के स्थान पर सीमित उत्पादन कौन चाहेगा? कोई चाहेगा क्या? नहीं। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन हर एक कोई चाहता है। इस उत्पादन क्या हो? सीमित नहीं हो, जबकि क्या हो? अधिकतम हो। क्या हो? अधिकतम हो। तो ये है हमारा उत्तर। ये इसमें क्या है? वो है नहीं है, इसका सिद्धांत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जबकि ये सिद्धांत इनका ऐसे होना चाहिए था कि सीमित उत्पादन क्या है? सीमित उत्पादन के स्थान पर, के स्थान पर अधिक उत्पादन, के स्थान पर अधिक उत्पादन, ये होना चाहिए था। ठीक है, ये होना चाहिए था। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिक उत्पादन, ये। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखो। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? नियोजित एवं निश्चित योजना का पाया जाना, नियोजित और निश्चित योजना बनाना, संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जाना, श्रम विभाजन तथा कार्य विशिष्टीकरण सिद्धांत की पालना करना, कर्मचारियों के अधिकतर तथा उत्तरदायित्व की सीमा का निर्धारण करना। ठीक है, ये सारे के सारे जो है इनकी विशेषता है भाई, सारी की सारी क्या है? इनकी विशेषता है। क्या? तो इसमें क्या है? कोई भी कथन, सभी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। सभी कथन क्या है? बिल्कुल। आगे देखो। ये देखो, प्रश्न संख्या 29। निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन की क्या करें? पहचान करें। क्या करनी है? सत्य कथन की पहचान करनी है। मानसिक क्रांति औद्योगिक क्रांति के जीवन का रक्त है। ये मानसिक क्रांति क्या है? मानसिक क्रांति क्या है समझेंगे, आगे आएगा। जैसे मानसिक क्रांति वैज्ञानिक प्रबंधन आंदोलन का सार है। क्या है? सार है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के उचित प्रयोग के लिए मानसिक क्रांति को अपरिहार्य माना है। क्या माना है? जरूरी माना है। मानसिक क्रांति से तात्पर्य है कि संगठन में कार्मिकों और मालिकों के
जो है परंपरागत दृष्टिकोण, जो है परंपरागत दृष्टिकोण, मालिक काम ज्यादा, मजदूरी कम और श्रमिक काम कम और मजदूरी ज्यादा। ये देखो मानसिक क्रांति क्या है यहाँ समझ लो। मानसिक क्रांति क्या है यहाँ समझ लो पहले। मानसिक क्रांति क्या है? मानसिक क्रांति से तात्पर्य है कि संगठन में कार्मिकों और मालिकों के परंपरागत दृष्टिकोण, यानी पहले का क्या दृष्टिकोण बना हुआ है, मालिक काम ज्यादा चाहता है, मजदूरी कम देना चाहता है, श्रमिक काम कम करना चाहता है, मजदूरी ज्यादा चाहता है, ये पारंपरिक दृष्टिकोण बना हुआ है। इसको हटाते हुए मैत्री अपनाते हुए, मैत्री का दृष्टिकोण अपनाते हुए परिवर्तन करना है, वो क्या है? मानसिक क्रांति है। क्या है? मानसिक क्रांति है, वो मानसिक क्रांति है। ठीक है, आई ना बात समझ में? तो सत्य कथन की पहचान करनी है ना हमें, सत्य कथन की पहचान करनी है। कूट से सत्य कथन की पहचान, केवल 1 2 3 सत्य है, केवल 2 3 4 सत्य है, केवल 2 या 3 या 4 सत्य है, या सभी कथन सत्य है? बताओ आप कौन से? तो इसमें आपके सभी कथन है वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलर के अनुसार कार्मिकों एवं प्रबंधकों को अपनी मनोवृत्ति, कौन सी वृत्ति? मनोवृत्ति को बदलते हुए यह समझना होगा कि उनके पारंपरिक हित एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की क्या है? पूरक है। श्रमिकों एवं मालिकों के बीच एक दूसरे के प्रति परंपरागत एवं अविश्वास की धारणा में सकारात्मक परिवर्तन को ही टेलर ने मानसिक क्रांति की क्या दी है? संज्ञा दी है। मानसिक क्रांति की क्या दी है? आपको संज्ञा दी है भाई। ठीक है ना, बात समझ में आई ना? मानसिक क्रांति की क्या दी है भाई? संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। विद्यालय प्रबंधन से संबंधित फिर आ गया प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट समूह है सबसे अधिक उपयुक्त है? आप इसको पढ़ो एक बार, कौन सा है उपयुक्त है? प्रबंधन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का समूह सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन था 30 नंबर। प्रबंधन, जो विद्यालय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से सिद्धांतों का कौन सा सेट या समूह सबसे अधिक उपयुक्त है? कौन सा उपयुक्त है ये पूछा है ना, कौन सा उपयुक्त है? क्या क्या होना जरूरी है? तो देखो आप इसमें क्या होना जरूरी है, मैनेजमेंट में क्या क्या जरूरी है। एक तो सहयोग है, सहयोग तो जरूरी है ही है। ठीक है, समानता भी जरूरी है, सहयोग समानता। लचीलापन भी बहुत जरूरी है, लचीलेपन के बिना इसमें रोचकता नहीं आएगी। साझापन और उत्तरदायित्व ये भी जरूरी है। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या है? जरूरी है। तो अब ये सारी चीजें क्या है? जरूरी है। तो फिर आगे पढ़ते हैं। समानता, अति संरचना, अति संरचना नहीं कर सकते, अति संरचना नहीं कर सकते। लचीलापन है, नियत उत्तरदायित्व है। लचीलापन, अति संरचना, साझा उत्तरदायित्व और समानता। फिर आ गया अति संरचना, सहयोग, दृढ़ता, समानता और नियत उत्तरदायित्व। दृढ़ता भी नहीं चलेगी, ज्यादा दृढ़ता भी काम की नहीं है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका? सहयोग है, समानता है, लचीलापन है और साझा उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का जो है सत्तावादी स्तर कौन सा है? सत्तावादी, ठीक है, इसमें सत्ता थोड़ी नजर आए ऐसा कौन सा है? शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित। शिशु केंद्रित अगर होगा तो फिर तो वो तो बाल केंद्रित हो गया ना, वो तो क्या हो गया? बाल केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित हो गया। उसमें तो सत्ता आएगी नहीं, वो तो बाल केंद्रित हो गया। प्रधानाध्यापक केंद्रित, ये विशेष हो गया। अनुभव आधारित, ये भी अलग है। तो अगर सत्तावादी स्तर आएगा तो उसके लिए शिक्षक केंद्रित अगर शिक्षा है तो फिर उसमें सत्तावादी आएगी। निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन यानी असत्य युग्म की क्या करनी है? पहचान करनी है। कौन सी? ये सिद्धांत दिए हैं और ये वैज्ञानिक दिए हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन की विचारधारा टेलर की है, हमने पहले भी पढ़ के आए थे ना। वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा किसका है? टेलर का है। प्रशासनिक अगर आ जाए, कौन सा? प्रशासनिक प्रक्रिया आ जाए, प्रशासनिक प्रक्रिया, तो वो हेनरी फ्योल की है। किसकी है? हेनरी फ्योल की है, हेनरी फ्योल की है प्रशासनिक प्रक्रिया। मानव संबंध की विचारधारा आ जाए, मानव संबंध, मानव संबंध, तो एल्टन मेयो का है। किसका है? एल्टन मेयो का है। सही है ये बात, एल्टन मेयो का है। नौकरशाही विचारधारा है वो एडम जेम्पा, ये नहीं है। एडम जेम्पा तो कोई विद्वान ही नहीं है, ये एक खिलाड़ी है जो अभी आराम फरमा रहे हैं क्योंकि अभी कोई मैच नहीं चल रहा है, तो इसको यहाँ लेने से कोई फायदा नहीं। नौकरशाही जो विचारधारा है वो कौन है? मैक्स वेबर की है। किसकी है?
मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर की कौन सी है? आपके नौकरशाही विचारधारा है। और ये चारों के चारों सिद्धांत क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो, इसकी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। नौकरशाही विचारधारा मैक्स वेबर की है। अधिकारी तंत्र भी कह देते हैं इसको, या इसको नौकरशाही प्रतिमान भी कह देते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1945 में विसेंट गोर्नी ने किया था। किसने किया था? विसेंट गोर्नी ने किया था। मैक्स वेबर ऐसे पहले प्रशासनिक चिंतन थे जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक प्रकार का प्रशासनिक संगठन है जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता कितने प्रकार होते हैं? सत्ता के कितने प्रकार बताए भी? मैक्स वेबर ने कितने प्रकार बताए सत्ता के? 10, 5, 7, 3। ठीक है, तो सत्ता और मैक्स वेबर कितने प्रकार बताए? मैक्स वेबर ने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कितने? 3 प्रकार बताए। कितने भाई? 3 प्रकार बताए। कौन कौन से है वो अभी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण है, तीनों ही क्या है? महत्वपूर्ण है। ये देखो, मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकारी या सत्ता से तात्पर्य है। भाई सत्ता क्या है? पहले तो इसको बताया मैक्स वेबर ने भी, सत्ता है क्या? सत्ता या प्राधिकार, ऑथोरिटी क्या है? शक्ति, यानी बराबर क्या है? शक्ति प्लस वेदता। ठीक है, ये तीनों, शक्ति प्लस वेदता अगर दोनों मिल गई तो फिर आपके पास सत्ता है, प्राधिकार है, ऑथोरिटी है। 3 प्रकार कैसे हैं? एक तो इन्होंने बताया परंपरागत प्राधिकार। ये तो है परंपरागत। परंपरागत कौन से? पहले तो ये तीनों नाम देखो। एक है करिश्माई प्राधिकार, परंपरागत, करिश्माई। और एक है वैधानिक, जो अभी चल रही है। वैधानिक या कानूनी है सत्ता जो अभी चलती है। परंपरागत तो जो पहले चलती थी, राजा की आज्ञा का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि ऐसी परंपरा रही है, ऐसे लोग सोचते थे और राजा की जो है आज्ञा का पालन करते थे। ये पहले चलती थी, तो ये परंपरागत। कई बार क्या होता है? करिश्माई प्राधिकार, ईश्वर प्रदत्त शक्तियों द्वारा करिश्माई नेतृत्व वाला व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से आदेश की पालना करवा लेता है। कई बार ऐसा होता है, जो है कोई व्यक्ति हो, व्यक्ति विशेष हो, जिसमें लोगों की विश्वास बढ़ जाए, श्रद्धा बढ़ जाए कि ये व्यक्ति जो है ईश्वर से करिश्माई पैदा हुआ है, तो उसके लोग आज्ञा कर सकते हैं। अब जो चलती है वर्तमान में, ये जो है वर्तमान में चल रही है, वर्तमान में वैधानिक या कानूनी, निर्धारित नियमों व कानूनों के आधार पर आदेश की पालना जो है करवाई जाती है, वो वैधानिक या कानूनी है। ये 3 प्रकार की सत्ता किसने बताई? मैक्स वेबर ने बताई। परंपरागत, करिश्माई और वैधानिक, कानूनी। ठीक है, तीनों आपको ध्यान में रखने। आगे बढ़ते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के कितने प्रकार होते हैं? हो ही गया, ये तो प्रश्न हो ही गया, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 34 देखो आप। निम्न में से कौन सा उर्विक महोदय, कौन से महोदय? उर्विक महोदय द्वारा दिया गया सिद्धांत नहीं है? अब इन्होंने कई सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? एक तो ये बात ध्यान में रखना, उर्विक महोदय ने 8 सिद्धांत दिए। कितने सिद्धांत दिए? 8। कौन कौन से इसमें से नहीं है? नियंत्रण का क्षेत्र इन्होंने दिया, उद्देश्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, स्कॉलर श्रृंखला का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, और नौकरशाही प्रतिमान अभी पढ़ के आए ना हम। नौकरशाही प्रतिमान किसका है? मैक्स वेबर का है, मैक्स वेबर का है। और इन्होंने 3 प्रकार की सत्ता बताई। कितने प्रकार की बताई? 3 प्रकार की सत्ता बताई थी। तो इसका उत्तर जो है डी है। ये देखो आप, कितने महत्वपूर्ण, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। उर्विक के 8 सिद्धांत देखो कौन कौन से? 8। एक तो नियंत्रण का क्षेत्र, पहली बात। दूसरा ये कहते हैं कि उद्देश्यों का विकास होना जरूरी है। ठीक है, ये सिद्धांत है 8, प्रबंधन के चल रहे हैं। नियंत्रण का क्षेत्र होना जरूरी है, उद्देश्य का सिद्धांत होना जरूरी है, स्कॉलर श्रृंखला होनी जरूरी है, विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी होना जरूरी है, उत्तरदायित्व भी होना चाहिए, उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी, परिभाषा का सिद्धांत भी होना चाहिए, और समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं, और समानता का सिद्धांत भी कहते हैं। ये 8 सिद्धांत किसने बताए? उर्विक महोदय ने बताया। महत्वपूर्ण है, नियंत्रण, उद्देश्य, स्कॉलरशिप, विशिष्टीकरण, उत्तरदायित्व, परिभाषा, समन्वय और समानता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है। कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है?
प्रकृति जो नेचर है, जो स्वभाव है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो कैसा है? शिक्षा मनोविज्ञान सदैव सत्य की खोज में रहता है। क्या रहता है? सदैव सत्य की खोज में रहता है। अर्थात सीखने वाले के व्यवहार का उसके जो है शैक्षिक वातावरण के संबंध में अध्ययन करता है। ये बात बिल्कुल सही है। यह एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है, व्यवहार से संबंधित है ना, व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत सार्वभौमिक है, सभी जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हमारे यहाँ लागू है, आपके लागू नहीं, सब जगह पाए जाते हैं, एक जैसे होते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? पुष्टिकरण तो किया जा सकता है भाई, पुष्टिकरण किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? पुष्टिकरण यानी पृष्ठपोषण किया जा सकता है। तो ये बात इसमें थोड़ी क्या हो गई, असत्य हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखो आप 36। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। क्या है? परिभाषा से संबंधित है। इसमें देखो, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का किसके क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, किस विद्वान की परिभाषा है? अनुप्रयोग किसके हैं? अनुप्रयोग है कोलसेनी के। किसके हैं? कोलसेनी के। इसका उत्तर क्या रहेगा? कोलसेनी। स्टीफन है क्रमबद्ध अध्ययन। क्रमबद्ध अध्ययन, इनकी परिभाषा में आपको क्रमबद्ध अध्ययन मिलेगा स्टीफन की। ठीक है, बाकी ये इसकी बात आगे करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है वो कोलसेनी की है। कोलसेनी क्या कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। ठीक है, कोलसेनी। आगे बढ़ते, ये बता दी, परिभाषा हो गई। ये देखो प्रश्न संख्या 33। निम्न में से कौन सी शिक्षण की विशेषता प्रकृति नहीं है? शिक्षण एक अंतःक्रिया है। बिल्कुल अंतःक्रिया है, शिक्षण बिना अंतःक्रिया हो ही नहीं सकता। शिक्षण एक सह उद्देश्य प्रक्रिया है। बिल्कुल कोई न कोई उद्देश्य होगा शिक्षण का, है उद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। दोनों है ना, कला और विज्ञान क्या है? दोनों है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। बिल्कुल तर्क के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। शिक्षण का मापन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? मापन क्यों नहीं किया जा सकता? अगर आपने कुछ सीखा है तो उसका मापन तो कर ही सकते हैं ना, कितना सीखा है। मापन तो किया जा सकता है, किया जा सकता है। नहीं क्यों आया यहाँ पे? किया जा सकता है। तो इसमें से विशेषता नहीं है, यही उसका उत्तर है। लेकिन यहाँ ऑप्शन 5वां है, तो इसलिए आगे देखते हैं। ये देखो, इसमें केवल कथन 5 है ना, वो असत्य है। केवल कथन 5 है, वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखो। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के संबंध में सत्य कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उनके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? उद्देश्य निर्धारण का सिद्धांत। बिल्कुल उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बिना कोई काम ही नहीं। नियोजन का सिद्धांत भी इसमें लागू होता है। अभिप्रेरणा, देखो अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। अगर किसी व्यक्ति को बाहरी अभिप्रेरणा दी जाए, जैसे किसी को कहा जाए, बच्चे को कहा जाए कि आप कक्षा 10 में टॉप नंबर लेके आए, आपको हम मोबाइल दिलाएंगे, आपको बुलेट दिलाएंगे, तो बच्चा उस मोबाइल के लिए या उस बुलेट के लिए क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। बाहरी अभिप्रेरणा है वो। अगर कोई बच्चा खुद सेल्फ करके अपने विकास के लिए, अपने नौकरी के लिए या अपने मेहनत के लिए कुछ कर रहा है, वो आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो चुका है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता होना जरूरी है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, ये सारी बातें क्या है? सही है। सारी बातें क्या है? सही है। तो सारी की सारी बातें क्या है? सभी कथन क्या है? सत्य है। साइकोलॉजी शब्द, कितना सरल सा प्रश्न आ गया। साइकोलॉजी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, रूसी, लैटिन। तो ये लैटिन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। यही तो बीच में सरल प्रश्न है। ठीक है, ये व्याख्या है, आप देख लेना। लैटिन शब्द जो है साइको, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो इसका अर्थ होगा व्यवहार। वर्तमान में, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है। क्या है? अध्ययन विषय क्या है? चेतना है क्या? मस्तिष्क, आत्मा या मानव व्यवहार? सरल सा प्रश्न। मानव व्यवहार। क्या है? मानव व्यवहार। आगे बढ़ते हैं।
शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान? मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है, बिल्कुल है। शिक्षा का विज्ञान है, बिल्कुल है। एक धनात्मक विज्ञान है, बिल्कुल ऐसा भी है, धनात्मक विज्ञान भी है। एक मानक विज्ञान यानी एक क्राइटेरिया वाला कि फिक्स कर दिया जाए भी इतना ही है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मेटिव कुछ नहीं है, व्यापक है ये। क्या है? व्यापक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। अब पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तो भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। कैसा राज्य है? प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। कैसा समाज है? लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। सारी बातें क्या है? बिल्कुल सही है। अब की बार सारे प्रश्न इस प्रकार ज्यादा आए हैं भाई, सारे ही प्रश्न सारे ही सही, सारे ही सही। तो सारे ही क्या है, इसके उत्तर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो है में उल्लेखित न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श किसको कहते हैं? न्यायिक आदर्श, न्यायिक आदर्श का अर्थ होता है मूल कर्तव्य। क्या कहते हैं? मूल कर्तव्य। किसको कहेंगे? न्यायिक आदर्श किसको कहेंगे? मूल कर्तव्य को कहेंगे। किस देश के संविधान से लिए गए हैं? किस संविधान के? तो हमें पता है मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए। किससे लिए गए? रूस से। ये देखो और क्या लिया गया है रूस से? सोवियत संघ भी कहते हैं रूस को। ग्रैंड प्रावधान देखो, एक कर्तव्य है, एक कर्तव्य नहीं है, मूल कर्तव्य है। क्या है? मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य या फिर न्यायिक आदर्श भाग 4 कै में है, अनुच्छेद 51 कै में है। एक ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा ये लिया गया है। क्या लिया गया है? सार लिया गया है। क्या लिया गया है? सार लिया गया है। कहां से? रूस से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा ली गई है। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान भी रूस से लिया गया है। पंचवर्षीय जो योजना का प्रावधान है वो भी रूस से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? उद्देशिका की भाषा किस देश से ग्रहण की गई है, बताओ आप। उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से, सोवियत संघ से और जर्मनी से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो जर्मनी से तो क्या है, आपातकाल लिया गया है ना, आपातकाल, आपातकाल का जो प्रावधान है वो लिया गया। ये जो है भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और क्या लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से? देखो आप, ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई कुछ बातें देखो आप। समवर्ती सूची कई बार पूछा जाता है। समवर्ती सूची और अनुच्छेद 246 ये भी कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो 108 है ना, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिखी। देखो 108 इसमें क्या लिखा है? 8 लिखा है ना, 8। तो 8 नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आप ऑस्ट्रेलिया कर दो तो आपको थोड़ा सा याद रह जाए। 108 कहां से? ऑस्ट्रेलिया से आएगी। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता ये भी है। और उद्देशिका की भाषा ये कई बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। आगे देखो, भारतीय संविधान को उधार का थैला किसने कहा? किसका थैला भाई? उधार का थैला किसने कह दिया? ऐसा कौन विद्वान था जिसने कहा भी भारतीय संविधान है ना वो उधार का थैला है? आइवर जेनिंग्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, एस मेनाडे या मैक्स वेबर? ठीक है, कौन था ये था आइवर जेनिंग्स। कौन थे? आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा भी ये तो उधार का थैला है। क्या है? उधार का थैला है। ये देखो, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा? ये महत्वपूर्ण लाइन है। दोनों के बीच में एक अच्छा संतुलन कौन सा स्थापित करता है? केसी व्हीयर। कौन? केसी व्हीयर। ठीक है, आप कैसे भी जोड़ के इसको याद रख सकते हैं। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग भी कह दिया। क्या कह दिया? वकीलों का स्वर्ग भी। किसने कह दिया इसको? आइवर जेनिंग्स ने कह दिया। ये काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा। यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? ऑस्टिन ने यह कहा है कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो आत्मा है, संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्नेस्ट बाकर, सारे शब्द एक जगह आ गए हैं, महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक बार रिवीजन आप कर लें।
महान्यायवादी, कौन सा? महान्यायवादी पद, कौन सा पद? महान्यायवादी पद अनुच्छेद 76 किस देश से अपनाया गया है? किस देश से अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से, रूस से, भूटान से, जापान से। मूल कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो हमारे हैं वो कहां से लिए गए? रूस से लिए गए। ठीक है, मूल कर्तव्य। नीति निर्देश तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से क्या लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। महान्यायवादी का जो पद है, महान्यायवादी का पद वो ब्रिटेन से लिया गया है। क्या खा रहे हैं? ब्रिटेनिया खा रहे हैं। कौन? महान्यायवादी क्षेत्र में। ठीक है सर, आगे बढ़िए। ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया देखो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से, विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से। समानता ब्रिटेन से, संरक्षण अमेरिका से। संसदीय प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल ब्रिटेन से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता है, ये ब्रिटेन से। देखो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, अग्रता ही विजेता है, जो पहले आएगा पहले पाएगा। अग्रता ही विजेता है ब्रिटेनिया के लिए। परमाधिकार लेख जो है वो भी ब्रिटेनिया से है। सारी बातें क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन की पहचान करो। कौन से कथन की पहचान करो? सत्य कथन की। साइंस के प्रश्न शुरू हो गए। परमाणु पदार्थ को बनाने वाली मूल संरचनात्मक इकाई है। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ को बनाने वाली मूल संरचनात्मक इकाई है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की जो त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आज उपयुक्त सभी वाले ज्यादा है, इसलिए इसका भी उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी है। अब देखो थोड़ा सा समझ लो। परमाणु पदार्थ को बनाने वाली जो मूल संरचनात्मक इकाई है वो क्या है? परमाणु है। वो क्या है? परमाणु। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्म कण है। कैसे? छोटा से छोटा कण है वो परमाणु है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर से मापा जाता है। 4-5 बातें। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, दो या दो से अधिक परमाणु जोड़कर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अणु, यौगिक, तत्व, लवण। तो इसका उत्तर रहेगा अणु। वह धातु जो क्या है? चमकीली होती है। वह धातु जो चमकीली है, मरकरी है, सल्फर है, आयोडीन है। तो इसका उत्तर है आयोडीन है। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ठीक है, अति शुद्ध जो सोना है, अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 15, 20, 24, 25। ठीक है, तो अति शुद्ध जो सोना है वो 24 कैरेट का है। कितने का है? 24 कैरेट का। नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप मॉडल किसने दिया? नाभिकीय परमाणु जो प्रति मॉडल है वो किसने दिया? डाल्टन ने, मैक्स मूलर ने, तेबा बबूमा ने, रदरफोर्ड ने। किसने दिया है? तो नाभिकीय परमाणु मॉडल की अगर बात आ जाए तो फिर हम किस की तरफ जाएंगे? रदरफोर्ड की तरफ जाना है। आगे देखो, ये देखो थोड़ी सी व्याख्या देख लो इसकी। नाभिक की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को है। इन्हें 1908 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, थॉमसन, रोनाल्डो, डाल्टन या कोई नहीं। ठीक ठीक है, कोई तो नहीं होगा, कोई न कोई तो इसका होगा। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो इसका जे थॉमसन। कौन? जे थॉमसन रहने वाला है। छोटे से छोटे कण है। कौन से कण? छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है वह है। ठीक है, छोटे से छोटे जो कण है वो रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते हैं वो क्या है? परमाणु। क्या कहलाते हैं? परमाणु। परमाणविक नाभिक किसने खोजा था? परमाणिक नाभिक दूसरी बार आ गया ना। परमाणिक नाभिक से संबंधित कौन है? पहले आए थे रदरफोर्ड। तो प्रमाणिक जो नाभिक किससे संबंधित है? आपके आप रदरफोर्ड से। कपड़ा धोना सोडा में क्या होता है? कपड़ा धोना सोडा है क्या? है सोडियम हाइड जो है हाइड्रो वाला है।
या सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम सल्फेट है। तो ये जो है सोडियम कार्बोनेट है, हमें पता है, आपको भी पता है, सोडियम कार्बोनेट इसमें पाया जाता है। इनमें से किस विकल्प में संधि सही नहीं है? क्या नहीं है भाई? संधि सही नहीं है। क्या नहीं है? सही नहीं है। कौन सी संधि सही नहीं है? दिक्मंडल, देखो दिक्मंडल में ये आपके जो है द्यंग मंडल आएगा। क्या आएगा? द्यंग मंडल। क्यों? क्योंकि इसमें अनुनासिक और निरनुनासिक जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो ये आपके अनुनासिक संधि होती है। सीधा समझे, अगर क के बाद, तय के बाद, तय के बाद, तय और आपके द के बाद, इनके बाद में अगर न या मैं आए, न या मैं आए, तो फिर इसमें से क्या है, आपका पंचम वर्ण हो जाता है। इनका जो पंचम वर्ण होता है ना, पंचम वर्ण, जैसे इसका अंग है और इसका ये है, इसका ण है और इसका न है, ये पंचवर्ण हो जाता है। इसी प्रकार ये दिग्मंडल हो गया। स्त्री धन उचित, तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा? ये स्त्री उचित लिखा जाएगा, स्त्री उचित, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा ना, स्त्री उचित, स्त्री धन उचित, स्त्री उचित, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। एक धन एक एक, ये सही है। पितृच्छा, पितृच्छा जो है वो सही है। पितृच्छा, ये देखो पितृच्छा क्या है? पितृच्छा, ये गलत है भाई, पितृच्छा गलत है। कैसे लिखा जाएगा पितृच्छा? पितृच्छा ऐसे लिखा जाता ना, पितृच्छा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? ये गलत है, ये गलत है, तो ये सही है, एक एक वाला है, ये सही है। आगे बढ़ते, इस विकल्प में गलत संधि है। गलत संधि अभी हमने बात की थी, जब अनुनासिक और अनुनासिक जब वर्ण मिलते हैं तो पंचम वर्ण आता ना, तो ये दिनांग ऐसे नहीं होगा, ये दियांग हो जाएगा इसमें, ठीक है, दिनांग हो जाएगा इस प्रकार से। और ये पितृ अनुमति क्या होता है? पितृ अनुमति, नदी अर्पण सही है, और सत शास्त्र, ठीक है, सत शास्त्र में सद शास्त्र हो गया, सद शास्त्र हो गया, तो इसका जो है गलत संधि है एक। किस विकल्प में गलत संधि हुई है? इस बार भी गलत पूछी है, इस बार भी क्या पूछी है? गलत पूछी है। तो पितृ अनुमति, पितृ अनुमति, सुआगत सही है, सुआगत यण संधि का उदाहरण है, ये सही है। यण संधि में क्या होता है? ई चली जाती है ये में, और आपके ऊ चला जाता है वह में, और री है वो चला जाता है आपके रे में, ठीक है, वो किस में? रे में परिवर्तित हो जाता है। तो सुआगत ये यण संधि का उदाहरण है। सप्तर्षि, सप्तर्षि सही है, सप्तर्षि। मही इंद्र, मही नहीं होगा, क्या है? एक शब्द होता है महान धन इंद्र, महान धन इंद्र यानी महेंद्र, कई बार नय का लोप हो जाता है और महाधन इंद्र जो है शब्द रह जाता है, महाइंद्र, महेंद्र। तो इसमें पूछा है गलत संधि हुई है, इसमें हुई है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द, संधि शब्द गलत है? हाँ, सारे गलत से संबंधित पूछ रखे हैं भाई, कौन से हैं? गलत से संबंधित है। इनमें से कौन सा शब्द गलत है? मातृ आज्ञा, ठीक है, मातृ आज्ञा, मात्रा आज्ञा सही है। देवी अर्पण या अर्पणी एक ही बात है, देवी अर्पण या देवी अर्पणी, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है, ये भी ठीक है। वाकीश यानी वागीश, ठीक है, व्यंजन संधि है। वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु जो है ना, ये गलत है। वर्षा ऋतु क्या है? ऐसे नहीं, इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या है, आपके गुण जो संधि है, गुण जो संधि का उदाहरण है, ये गुण संधि, ए धन ई ए में जो है परिवर्तित होगी, ए धन उ ओ में परिवर्तित होगा, और ए धन री जो है वो आपके अर में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अर आने वाला है, ठीक है, इसमें ए और आ, धन में क्या है? री है, तो यहाँ दोनों का मिलके क्या हो गया? अर, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु जो है, वर्षा ऋतु नहीं होगा, ये होगा आपका वर्षा ऋतु,
क्या, वर्षर्तु। ठीक है, ये 4 नंबर आपका गलत है। इस शब्द की संधि सही नहीं है, सही नहीं है। सत धर्म, देखो जब सत से संधि बनती है तो हम सत का सद करते हैं, क्या करते हैं, सद करते हैं। ठीक है, सद करते हैं, तो ये सत धर्म से सद धर्म हो गया। ठीक है, सत नारी, यहाँ सद नारी नहीं होगा, यहाँ क्या है, सद नारी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने पीछे बात की थी, सत जो नारी है वो हमेशा क्या है, सनारी शब्द बनता है। क्या, सनारी क्यों बनता है, क्योंकि हमने कहा था क, त, त, त और द, इनके बाद में अगर न और मैं यानी नम दोनों, न या मैं दोनों आएंगे, वर्ण आएंगे, तो इनके जो है पंचम वर्ण चला जाएगा, इनका जो पंचम वर्ण है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो तय या द है, इनमें से बाद में न भी आ रहा है और तय भी आ रहा है, तो पंचम वर्ण न की उत्पत्ति हुई और ये सन्नारी शब्द बना। क्या, सन्नारी शब्द बना। तो यहाँ सदबारी भी गलत है। महाउदय ये महोदय सही है, और वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु सही है, तो इसका उत्तर बी होने वाला है। किताब से पेज तो खिड़की से क्या है, किताब से पेज है तो खिड़की से खिड़की का शीशा है, सरल सा प्रश्न है। स्वर्ण का जो संबंध ठोस से है, किससे है, ठोस से। उसी तरह पेट्रोलियम निम्न में से संबंधित है, ईंधन से, द्रव से। पेट्रोलियम कैसा हो गया, द्रव। तलवार हथियार है, टाइफाइड क्या है, रोग है। टाइफाइड क्या है, रोग है। कैंची कपड़ा है, दरांती क्या है, घास। दरांती क्या होगी, घास। पारिस्थितिकी जिस प्रकार पर्यावरण से संबंधित है, उसी प्रकार उत्तक विज्ञान का संबंध है। उत्तक विज्ञान का संबंध किससे है भाई, उत्तक, उत्तक विज्ञान का संबंध किससे, इतिहास से तो नहीं है, जीवाश्म से भी नहीं है, हार्मोन से भी नहीं है, तो उत्कों से संबंधित है। किससे संबंधित है, उत्कों से। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना, कामगारों का ऑनलाइन भुगतान करना, संगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस, कामगारों का शिक्षित करना। असंगठित जो कामगार है, असंगठित जो कामगार है उनका राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर, अगर सूचना नहीं दी है किसी ने, अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है। ये एग्जाम में आया हुआ, पिछले शायद सीईटी के एग्जाम में आया था। तो कितना जुर्माना लगा सकता है, 25,000 रुपए। कितना, 25,000। राजस्थान में संचालित सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम डीएपी डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र व राज्य का हिसाब कितना रखा गया है। केंद्र और राज्य का हिस्सा पूछा है, सूखा संभावित क्षेत्र है, कौन सा, सूखा संभावित क्षेत्र है। तो इसमें कितना रहेगा आपका, 75 और 25। क्षेत्र कितना है, 75 रहेगा केंद्र का, 25 रहेगा राज्य का। देयर फॉर 100 पीपल्स इन द हॉल नाउ, क्या रहेगा इसका उत्तर, बताओ। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो आर रहने वाला है। क्या, आर रहने वाला है। सी स्टार्स एट नाइट, साइन का उत्तर साइन है। ये भाई उत्तर लगा लो आप, इंग्लिश वाले तो है ना। ड्राइवर कैजुअलिटी देट चिल्ड्रन ऑन दी रोड। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा आर प्लानिंग। ये जो मैथ का प्रश्न है, इसका जो उत्तर रहने वाला है आपका, वो रहेगा 2432। ठीक है, दो क्रमांक विषय पूर्णांकों के वर्गों का हमेशा अंतरपूर्ण विभाजित होता है, कितना होता है। ठीक है, ये बताओ आप कितना होता है, इसका जो उत्तर है कितना रहने वाला है, 3 6 5 4। ठीक है, इसका 4 है, कितना रहने वाला है, 4।
और इसका जो उत्तर है 15 एक संख्या है, x में उसका 15% घटाने पर जो संख्या आती है x को कितने गुणा करने पर प्राप्त होगी, कितनी होगी? 0.85, 0.85, ठीक है, 0.85 है तो इसका ये है हमारे प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित जो चल रही है शेड्यूल, ठीक है, शेड्यूल है जो चल रहा है अभी, अपने कर ही रहे हैं एग्जाम के अंदर। और ये है हिंदी से संबंधित जो एक एग्जाम इसमें हमारा 5 सितंबर को हो चुका है और आगे आने वाला है वो 20 को है। पूरे पाठ्यक्रम को हमने 6 भागों में डिवाइडेशन करके 6 ही भागों में पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने का प्रयास किया। बढ़िया प्रश्न बनाए, पूरे 150% इसमें किए जाएंगे, ठीक है। और आप टेक्निकल टीम पर संपर्क करके इसे कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे